आपकी बॉडी को बेचने की कोशिश की और प्लानिंग के साथ किया, प्री प्लान वर्क था। हाँ, क्योंकि इस दफ़ा मेरी मामा और मेरी सिस्टर साथ चली गई ना, हो सकता है वो साथ ना जाते, हो जाते साथ ही मुझे सेल कर देते। शादी उसने की हुई? मुझे मिला के मैं 5वीं बीवी थी। 5वीं बीवी? यस। आपको पहले नहीं पता था किसकी पहले शादी? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता था तो शायद मैं ये जहर खाती ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। नाज़रीन, हमारे साथ एक यंग लेडी मौजूद है, एनी इनका नाम है। किसी के प्यार में फंस जाती है और शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद 1 साल वो शख्स इनको अपने पास रखता है, इनको यूज़ करता है और फिर क्या होता है कि इनको किसी हॉस्पिटल में, किसी होटल्स में, किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर इसकी बॉडी का मुआयना करवाता है कि इसके पैरों का क्या रेट है, इनकी आँखों का क्या रेट है, इनके दिल का क्या रेट है, इनके गुर्दों का क्या रेट है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ और आप कैसे उनके इश्क में पागल हुई और उन तक जा पहुँची। आइए हम इनकी कहानी, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? आप ठीक? शुक्र खुदा का, मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए कैसे आप उनके प्यार में फंसी, कैसे उसने आपको वर्गलाया और आपको अपने तक मतलब कि बुलाया, कैसे हुआ ये वाक़या? बस उनके प्यार में हम भी अंधे हो गए। पैरालाइज तो पहले थे लेकिन अंधे भी हो गए, और इतने अंधे हो गए कि अपनी फैमिली तक छोड़ने के लिए मैं रेडी हो गई थी, और वो किया भी। और मुझे ये लग रहा था जस्ट दुनिया का ये लास्ट बंदा मेरे साथ सिंसियर है, बाकी कोई भी मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं है। मतलब इतनी उसकी बातों में इतनी उसकी बातों को मैं सच्चा समझती थी। बाद में पता चला, शादी करने के बाद उनके घर गई, घर पे जाके पता चल रहा है मैं उसकी 5वीं बीवी हूँ, और जो कि उन्होंने कभी नहीं बताया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनके बच्चे हैं, जो मुझे उधर जाकर पता चल रहा है उनके बच्चे भी हैं। फिर सब चीज़ों को फेस करती थी, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन मेरा खुद का था, इसलिए मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनके घर पे रहकर पता, हर चीज़, उनके जो काम थे ना वो अजीब ही सी थे। जस्ट फ़ोन पे हर वक्त सबको गोलियाँ करवाना, सबसे मतलब झूठ बोलना। फिर मुझे ये लगता था कि मैं भी ऐसे झांसों में आई हूँ, और मैं फिर डरती थी कि खुदा ना करे किसी और लड़की के साथ कुछ हो जाए। पर इतना नहीं पता था जितना मैं डरी हूँ वो मेरे साथ भी करने को तैयार वैसा ही। शादी नकली की थी असली आपसे? शादी तो असली हुई थी। तलाक दी क्या की? तलाक नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो होटल से भाग गया था ना जब हमें पता चला था। कैसे उसने आपको फंसाया, कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, राब्ता कैसे हुआ, किस तरह आपने उनको जो है अपना इश्क, प्यार, मोहब्बत जो भी कह सकते हैं, जितने भी झूठे दावे कर सकते हैं, तारे तोड़ कर लाना, ज़मीन फाड़ देना, आसमान गिरा देना, सब कुछ उसने आपके साथ कहा हो? ये तो हकीकत है, ये तो जनमन बात है, ये तो डायलॉग है ना। कहना जनमन है लेकिन करना मुश्किल है। क्या उसने इतना किया कि मेरी बोलियां तक लगी। तारे जो तोड़े थे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, ये ज़मीन निकली थी। अदरवाइज सिर्फ इनके झूठे वादे ही होते हैं। जो उसने आपका दिल लिया वो दिल बेच भी दिया? बेचा, बिल्कुल। से किस तरह, मतलब थोड़ा सा हमें बताएं। हम भी एक आशिक लोग हैं हमें भी प्यार हो सकता है, लेकिन हम तौबा करते हैं ऐसे प्यार से, लानत भेजते हैं ऐसे प्यार पर कि उनके जज्बात के साथ खेल कर। अगर आपने बोला ना लवर, लेकिन किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलिएगा, क्योंकि जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है ना, बाद में उन्हीं को सबसे बड़ा धोखा आप लोग ही देते हैं। तो यही कहेंगे कि सबके साथ वैसा चलें, क्योंकि ये देखिएगा कि आपके घर पे भी माँ बहन बेटियां हैं। अगर आप कल को किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हो, खुदा ना करे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर आपको वो तकलीफ शायद तब फील हो। आपकी शादी आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स की रजामंदी के साथ हुई थी? बाद में तो धूमधाम से हुई थी। अच्छा। यस। किस तरह फिर उसने आपको जो है बताया कि हम आज इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो कैसे मतलब उसने आपके जो जिस्म को नोचने की भी कोशिश की और जिस्म को बेचने की भी कोशिश की, ये कैसे हो? ये बस मेरे ट्रीटमेंट के, क्योंकि उन्होंने पता था कि मेरी डिसेबिलिटी है, मुझे इलाज के लिए इस्लामाबाद लेके जाया गया। और वहाँ पे हाँ, एक बार वो मुझे ज़रूर हॉस्पिटल लेके गए थे, शायद अपना और यकीन दिलाने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वहाँ से मेडिसिन जो मिली वो लेकर हम वापस लाहौर पे आ गए हैं। लाहौर आए हैं, मेडिसिन ख़त्म हुई है। फिर उन्होंने बोला कि अब ना हमने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, आपने मेरे साथ जाना है। और वहाँ एक शादी भी थी, इन्हीं दिनों में हमने जाना है। एक शादी अटेंड करने के बाद हमने नेक्स्ट डे अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो आपने मेरे साथ, मैं रहूँगा। मैंने कहा मेरी मदर, मेरी सिस्टर, आप लोग मेल हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली को मेरी हिस्ट्री के बारे में पता है, और वो अच्छे तरीके से डॉक्टर्स के साथ मतलब ना गाइड वो कर सकती हैं। तो
मेरे हस्बैंड की ज़िद थी कि नहीं कोई नहीं साथ जाएगा, जस्ट मैं और आप ही, हम लाहौर इस्लामाबाद जाएंगे वहाँ। बट लास्ट डे सिस्टर और बाजी एग्री किया। एग्री करने के बाद हमें साथ लेके जाना था। वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ स्टेशन पे पहुँचे हैं, वहाँ पर ही एक टीम थी जो हमारे साथ जा रही थी। अब मुझे नहीं पता था, जस्ट ये बताया गया था कि इन्हें भी वहाँ कोई काम है, ये हमारे साथ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ गए हैं तो पता चल रहा है जो जो ट्रेन में बैठता बारी बारी जस्ट ये ऐसे सर से पाँव तक मुझे देखते थे, मेरा जायज़ा लेते थे, जस्ट मैसेज करते थे और चले जाते थे। और वहाँ पहुँचे हैं जिस होटल में हमने स्टे करना था, इन लोगों ने भी वहाँ ही स्टे करना था। वहाँ 7 वाला रूम उनका था, 7 वाला रूम हमारा था। वहाँ हम पहुँचे हैं, थोड़ी देर बाद जी डॉक्टर जी आए हैं मुझे चेक करने के लिए। मेरी मामा को वॉशरूम में छुपा दिया जाता है, मेरी सिस्टर वो अपने ससुराल चली जाती हैं और मुझे बेड पे लटा दिया जाता है और मेरे ऊपर एक चादर दे दी जाती है। और डॉक्टर जी जल्दी से आते हैं, सर से पाँव तक सेम वो भी वैसे ही देखते हैं और वो भी चले जाते हैं। इतने में मेरी मामा को वॉशरूम से कहा जाता है कि आप बाहर आ जाएं। मेरी मामा वॉशरूम से बाहर आती हैं और बाहर आने से वो कहती हैं कि डॉक्टर ने पूछा नहीं कब से इसको मसला है, क्या कौन सी मेडिसिन खा रही है, क्या हुआ था क्या नहीं। मेरे हस्बैंड ने जल्दी से मेरी मामा की बात को चेंज किया। चेंज करने के बाद वो हमें कहते हैं कि हम ना बाहर जा रहे हैं सब घूमने के लिए। हम घूमने के लिए गए, हम वापस आए तो मेरे हस्बैंड आके कहते हैं बातों बातों में, यार अनु काका जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स हैं ना, वो ना उनमें से ना गुर्दे चोरी का भी एक फ्रेंड मेरा काम करता है। तो मैंने कही मैं क्या इस बार मेरा गुर्दा तो नहीं चोरी होगा? तो कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहा पता नहीं इस बार मुझे फील हो रहा है कि इस बार मेरे साथ कुछ उल्टा होने वाला है। इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बात को चेंज किया, कहते हम ना सामने वाले रूम में स्टे करने के लिए जा रहे हैं। उधर गई वो जो लाहौर से बाबा जी गए थे वो उसी रूम में स्टे करेंगे हमारे वाले में। फिर मेरा झगड़ा हुआ कि मेरी फैमिली के साथ आप रह नहीं रहे और मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके साथ कैसे रहूँ। फिर वही बात रात गुजारी है, सुबह उठी हूँ, सामने वाले रूम में ही जाना था। मामा के पास वहाँ गई हूँ, सेम वही डॉक्टर जो मुझे कल चेक करने आए थे वो चलते चलते साथ वाले रूम में जा रहे हैं। मैं अंदर आके कह रही हूँ कि डॉक्टर ना फिर से ना उस रूम में जा रहे हैं। तो मेरी मामा ने कहा ये कौन सा डॉक्टर जो दरवाजे नॉक करके कहता है कि पेशेंट चेक करा लो। मतलब आप ये पॉइंट कह रही हैं कि उसने आपकी बॉडी को बेचने की कोशिश की और प्लानिंग के साथ किया, प्री प्लान वर्क था। क्योंकि इस दफ़ा मेरी मामा और मेरी सिस्टर साथ चलेगी ना, हो सकता है वो साथ ना जाते, वो जाते साथ ही मुझे सेल कर देते। वो उन्हें टाइम नहीं कोई लग रहा था कहाँ वो किस वक्त मुझे उनके हाथ में शायद बेच दें दे दें। लेकिन जब डॉक्टर को देखा दोबारा हम रूम में आए तो इन्होंने कहा कि मैं इनको लाहौर लेके वापस जा रहा हूँ मकसूद हॉस्पिटल में। जब उन्होंने मकसूद हॉस्पिटल का नाम लिया मेरी मामा को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। तो मेरी मामा ने अपनी जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी वकील फ्रेंड थी उन्हें बातचीत की। उन्होंने कहा कि मकसूद हॉस्पिटल में ये वजह से ये तो बैन भी हो चुका था। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कहा मामा ने कहा बाद में बताऊंगी। बाद में कहा तो उसके बाद ये हुआ कि हस्बैंड मेरे वापस आए हैं और कहते 2 बजे ना मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उन्हें मैं स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। हमने ओके बोला और छोड़ने के लिए उधर जा रहे हैं। इतने में रात के 9 बज गए, वापस नहीं आए। सामने वाले रूम में मैंने अपने मामू जी को बाजी को छोड़ने के लिए वापस आ गया। तो मैंने कहा सामने वाले रूम में चेक करती हूँ, हो सकता है मेरे हस्बैंड आए हो। मुझे अब ये बताइएगा कि क्या उस लड़के का और भी लड़कियों से रिलेशन है या सिर्फ वो आपके साथ ऐसा कर रहा था? कितनी लड़कियों के साथ? वो मेरे सामने बैठ के बात कर रहे होते थे। लड़कियों से नहीं, मतलब मैक्सिमम कितनी लड़कियों से उनका रिलेशन था और शादियाँ थी और ये वो सब कुछ जो प्लान होता आपके साथ किया, कैसे आपको मतलब कि? मुझे शक तब होना शुरू हुआ था मेरे वो पास बैठ के जब मेरी कज़न के साथ बातचीत करते थे ना, तब मुझे ज़्यादा टेंशन और फील होना शुरू हुआ कि नहीं अगर वो मेरी कज़न के साथ बातचीत कर सकते तो फिर और क्यों नहीं किसी के साथ बातचीत करता हो। कितनी शादियाँ उसने की हुई? मुझे मिला के मैं 5वीं बीवी थी। 5वीं बीवी? यस। आपको पहले नहीं पता था किसकी पहले शादी? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो शायद मैं ये जहर खाती ना। अब क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या करना है? ये सबसे मुझे बताइएगा, आपने ये जो स्टिक पकड़ी इसकी क्या वजह, मजबूर है क्या है? दोनों पैर मेरे पैरालाइज हैं। किस तरह? बाय बर्थ नहीं थी, बाय बर्थ में आप लोगों की तरह ही चलती थी। मैट्रिक में दोनों पैर मेरे पैरालाइज हो गए और मेरे ब्रेन पे अटैक होने की वजह से आगे फिर मैं स्टडी अपनी कंटिन्यू ना कर सकी। और क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई, मैं अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी मदर फादर के अलावा मुझे कोई नहीं पता था कौन क्या है क्या नहीं है। क्योंकि 1.5 माह आईसीयू में मैं रह कर आई थी और मेरी आंखें स्टिल ओपन की ओपन थी, जिसमें एक दिन भी वो बंद नहीं थी। उसकी वजह से फिर मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कैमरे के सामने आने का क्या मकसद है? उसको सज़ा देनी चाहिए ताकि आप 5वीं बीवी है तो हो सकता है उसकी 7वीं बीवी भी हो, 6ठी बीवी भी हो, 8वीं बीवी भी हो। तो क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां, नौजवान नस्ल की लड़कियां, नई क्वालिटी की लड़कियां देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए?
प्यार कुछ भी नहीं, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फिल्मी डायलॉग्स, जब ये साथ कोई भी नहीं देता। और यही बोलूँगी कि सबसे पहले आपकी फैमिली, फिर कोई थर्ड पर्सन की अहमियत। पहले आप अपनी फैमिली के साथ उस लड़के को उसकी फैमिली से ज़रूर मिलवाएं, फिर इतना बड़ा डिसीजन लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। कल को पछताने से अच्छा है कि आज हम थोड़ा सा टेंशन ले लें, परेशान हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्या आप फ्यूचर में क्या चाहती हैं? पढ़ना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए? शादी का तो भी कोई इरादा नहीं, क्योंकि एक जो झटका वैसा लग गया उसके बाद देखिए, मैंने तो कहना 2013 में ये वाक़या हुआ था, मैंने ये बात को ख़त्म कर दिया था तो बाद दिया था, लेकिन अब जब नए केस देख रही ना, इस वजह से फिर मुझे हिम्मत करके सबके सामने आना पड़ा। और लड़कियों के साथ ऐसे वाक़या हो, हाँ जी, और लड़कियों के गैंग के पीछे सीखा, इसी ये वजह, कहना चाह रही हैं? यही वजह हो सकती है। इसको ख़त्म करना चाहिए, इस केस को और इस इंसान को। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि काश कि जो आगे वाली ज़िंदगियाँ वो बर्बाद ना हो। खुदा उन लड़कियों को, उन बच्चों को ज़िंदगी दे, अच्छी वाली ज़िंदगी दे, उनके लिए आगे अच्छे प्लान अच्छे होने चाहिए। और जो लड़के हैं, प्लीज़ किसी लड़की से झूठे वादे ना करें, और लड़कियां उनके झूठे वादों में ना आए, ये तो मेरी तरह कल को पछताएंगी। नाजरीन, इसके हालात भी बहुत ज़्यादा नील है, जिस तरह भी कह सके। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन प्यार, मोहब्बत, बड़े बड़े ख्वाब, तारे तोड़ देना, आपको सातवें आसमान पे ले जाना, आपको दरिया नील दिखा देना, दरिया पार करके मैं आपको ले आ सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, ये सब कुछ झूठ है। फेसबुक फेक बुक है, टिकटॉक फेक है, इंस्टा फेक है, ये सब कुछ एक बिज़नेस ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत सारी लड़कियाँ सामने आती हैं, उनके जज्बात के साथ खेला जाता है। आज एक नौजवान खूबसूरत लड़की का सबसे बड़ा मैसेज तो यही था कि उसको सज़ा इस तौर पर मिलनी चाहिए कि आज उसने मेरे जिस्म के साथ खेला, मेरे जज्बात के साथ खेला, मुझे बेचने की कोशिश की। पता नहीं कितनी लड़कियां बिक चुकी होंगी, कितनी लड़कियों के रेट लग चुके होंगे। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट और जो पुलिस महकमे है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि जब हमने उस गैंग को पकड़वा दिया था, उन्हें छूटना नहीं चाहिए था, उस पर एक्शन तब लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। हमने तो नहीं पकड़वाया था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सब के सब छूट भी गए थे, लेकिन ये गलत है। ऐसा यही चीज़ है, जिसके पास पैसा ना, हुकूमत सिर्फ उसी की है। हमारे जैसी गरीब आवाम, मतलब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। नाज़रीन, हमारी तो कोशिश यही है कि हम इनको एक बहन का दर्जा देकर मैं इनके सर पे हाथ भी रखता हूँ और इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेचारी मजदूर है, गरीब है। तमाम लोगों से एंड वाला मैसेज यही है कि हो जितना हो सके इनकी हेल्प करें। इनका नंबर हम स्क्रीन पे नहीं लगा सकते, लोग तंग करने वाले बहुत हैं। पहले ये डिप्रेशन में है, मज़ीद हम इसको नहीं ले जाना चाहते। सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यह है कि मजदूर है, इनका पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा। कोई अल्लाह के नेक बंदा, बाहर बहुत सारे लोग हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, USA, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको हस्बे तौफीक है तो इनका इलाज करवाएं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इन जैसे बुज़दिल लोग, जाहिल लोगों के बातों में ना आए और ख़ुद को समझ आए कि मैंने आगे स्टेप कौन सा उठाना है। बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होता। तंग करने से यही होता है कि बेचारी या बेचारा जिसके पास कुछ है नहीं, वो एक जगह पे बैठा बैठा बैठ ही जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसका हक नहीं दिया जाता। और जितनी कोशिश हो सके आप इनकी हेल्प भी करें। जो इनके हेल्प करना चाहता है हमारे चैनल के नुमाइंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है, हम इनका कांटेक्ट आपसे दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बजाय के हेल्प करने के वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तस्वीरें भेजो। तो ऐसे आप लोगों को पता है कि ये बेचारी या और बेचारियाँ इधर बैठी हुई हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, कोई मोहम्मद बिन क्या बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, और उनके काम जाहिलों वाले होते हैं। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। तो मुझे इजाज़त दें और मुझे उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा और इस जैसे दरिंदों को, जाहिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।